हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपना जो इस वीडियो में टॉपिक है वो है गुरुत्वाकर्षण बल और केपलर के नियम से संबंधित हैं, वो अपन आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा हो सके। तो अपन देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला अपना जो क्वेश्चन लिया है वो है सार्वत्रिक गुरुत्वीय जो नियतांक होता है उसका जी का मान क्या होता है। जब भी अपन गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक नियतांक आता है कैपिटल जी, उसका मान अपने से पूछा गया है। तो उसका जो मान होता है वो होता है 6.67 गुणा 10 की घात -11 और उसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो पहला जो ऑप्शन है 6.67 गुणा 10 की घात +11 है, तो ये नहीं होगा। दूसरा 6.67 गुणा 10 की घात 10, ये भी नहीं होगा। तीसरा 6.67 गुणा 10 की घात -11 और मात्रक भी अपना सही आ रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा आएगा इसके अंदर? सी ऑप्शन आएगा 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अपना अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। जी का मान सबसे अधिक होता है पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के कुछ ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह से कुछ नीचे। तो जी का जो मान होता है, गुरुत्वीय जो त्वरण होता है वो सबसे ज्यादा कहां पे होता है? पृथ्वी की सतह पे होता है। जी का मान सबसे ज्यादा कहां पे होता है? पृथ्वी की सतह पे। और कितना होता है? Gm/r², जहां पे क्या है? r पृथ्वी की त्रिज्या है, जी अपन ने अभी इसका मान देखा था, गुरुत्वीय नियतांक है सार्वत्रिक, m क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो इसका सबसे ज्यादा मान कहां पे होता है? पृथ्वी की सतह पे होता है। पृथ्वी की सतह पे यहाँ पे इसका मान सबसे ज्यादा होता है। जैसे ही पृथ्वी की सतह से और ऊपर चलेंगे, यहाँ पे आएंगे, इतना ऊपर जाएंगे तो मान धीरे धीरे क्या होने लग जाता है? कम होने लग जाता है। और जैसे जैसे इसकी सतह के अंदर की ओर जाते हैं तो भी अपना मान कम होने लगता है और जैसे ही केंद्र पे पहुंचते हैं तो इसका मान हो जाता है 0। तो सबसे ज्यादा मान कहां पे होता है? पृथ्वी की सतह पे। अपना अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जी और जी में क्या संबंध है? कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या संबंध है? स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है और कैपिटल जो जी है वो है गुरुत्वीय नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। तो ये जो क्या संबंध होता है? जी बराबर होता है Gm/r²। जी बराबर स्मॉल जी बराबर कैपिटल Gm/r²। तो यहां से कौन सा ऑप्शन आएगा? पहला नहीं आएगा, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है। वो कौन सा ऑप्शन बचा? चौथा ऑप्शन इसका आएगा, जी बराबर कैपिटल जी गुणा m/r²। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोग्राम वस्तु का भार कितना होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1 किलोग्राम वस्तु का भार कितना होता है? 1 किलोग्राम जो अपने को दिया है वह वस्तु का भार नहीं है, वह वस्तु का अपने पास क्या दे रखा है? द्रव्यमान यानी मास दे रखा है। 1 किलोग्राम m का मान दे रखा है, तो जो भार होता है वो होता है जी का मान होता है पृथ्वी के लिए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जैसे ही इसका मान इसके अंदर रखते हैं 1 गुणा 9.8, तो क्या आ जाएगा? 9.8 न्यूटन। भार का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। तो क्या ऑप्शन आएगा यहां से? 9.8 न्यूटन ऑप्शन आ जाएगा, आंसर होगा इसका ये। अगला अपना जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जी का मान अधिकतम कहां पर होता है? जी का मान अधिकतम कहां पे होता है? अगर पृथ्वी की गहराई ऊंचाई के साथ बात करें तो पृथ्वी की सतह पे होता है। अब पृथ्वी की आकृति के कारण, जो आकार है उसके कारण अगर बात करें तो जैसे ही जी का मान देखेंगे तो जी का मान कहां पे है? जैसे ऐसी पृथ्वी होती है अपनी, यहाँ पे पृथ्वी के क्या होते हैं? ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और ये अपनी होती है इस तरह पे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। तो यहां से अपने को स्मॉल जी का मान पूछा है। स्मॉल जी बराबर होता है Gm/r²। तो यहां से अपने को पूछा है कहां पे होता है? विषुवत रेखा पे होता है, ध्रुव पे होता है, मकर रेखा पे होता है और पृथ्वी के केंद्र पे। पृथ्वी के केंद्र पे 0 होता है, तो पहला चौथा ऑप्शन तो नहीं आएगा। मकर रेखा और ध्रुव और विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पे कितना होता है? यहाँ पे अपने को देखने पे पता चल रहा है कि ये पृथ्वी की जो विषुवतीय रेखा वाली जो त्रिज्या होती है वो ज्यादा होती है। अब जीएम में अगर किसी बड़ी संख्या का भाग देंगे तो अपने को छोटा मान मिलेगा, इसलिए विषुवत रेखा पे ज्यादा नहीं होता। ध्रुव वाली जो त्रिज्या है ये क्या होती है? कम होती है। इसलिए अगर किसी संख्या में जीएम में अपन छोटी संख्या का भाग देंगे तो अपने को बड़ी संख्या मिलती है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ध्रुव।
तो सबसे ज्यादा जी का मान कहाँ पे पाया जाता है? ध्रुव पे पाया जाता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को पृथ्वी से अंतरिक्ष में ले जाया गया, निम्न में से किसका मान अपरिवर्तित रहेगा? यानी अपन पृथ्वी को वस्तु को कहां ले गए? पृथ्वी से अंतरिक्ष में ले गए, यानी जी का मान अपन ने वहां कर दिया 0। तो अपने से पूछ रहा किसका मान अपरिवर्तित रहेगा? जैसे भार है वो तो होता है W बराबर mg और एक होता है मास। तो मास अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान जो पृथ्वी के वस्तु है उसका जो द्रव्यमान है वह हमेशा क्या रहता है? नियत बना रहता है, कहीं भी ले जाओ वह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण और इन पे निर्भर नहीं करता है। तो इसके अंदर क्या आएगा? जैसे ही भार जाएंगे तो उसका भार तो उसका 0 हो जाएगा और पृथ्वी के ऊपर होगा mg, लेकिन जो उसका द्रव्यमान है वो तो m ही रहेगा। कहीं ले जाओ, चंद्रमा पे ले जाओ, अंतरिक्ष में ले जाओ, पृथ्वी के ऊपर भी ले जाओ, गहराई में ले जाओ, हर जगह द्रव्यमान तो जितनी वस्तु के अंदर जो पदार्थ है, पदार्थ की मात्रा है उतना ही रहेगा। इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा? द्रव्यमान। और भार है वह ऊंचाई और पृथ्वी के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। अगला अपना है, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी होती है? पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर होती है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? अपने को याद रखना है, डी ऑप्शन आएगा 6400 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, किसी मीनार की चोटी से 1 किलोग्राम और 20 किलोग्राम का वस्तु को 1 किलोग्राम और 20 किलोग्राम की वस्तु को 0 मीटर प्रति सेकंड से एक साथ गिराया जाता है। यानी उनको कोई त्वरण या उनको अपन कोई वेग नहीं देते हैं और पृथ्वी के ऊपर अपन मीनार की चोटी से गिरा रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या लगेगा? सेम गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। तो त्वरण उनका समान है, तो पूछ रहा है उनको वेग अपने कोई नहीं दिया, दोनों का वेग समान है, द्रव्यमान अलग अलग है। तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन टकराएगा? तो जो वस्तुएं अपन गिराते हैं तो उनका जो वेग है वह द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है, इसलिए दोनों की दोनों वस्तुएं कैसे आएंगी? एक साथ आएंगी। तो दोनों वस्तुएं एक साथ पृथ्वी पे टकराएंगी, क्योंकि जो जी का मान है वह दोनों के लिए क्या है? समान है। v का मान अपने u जो प्रारंभिक वेग है वो 0 दे रखा है, g का मान दोनों के लिए समान है, तो v का मान भी क्या होगा? या t का मान जो भी निकालना है तो वो दोनों के लिए क्या होगा? समान होगा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? दोनों एक साथ टकराएंगी, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? तीसरा ऑप्शन आएगा, दोनों एक साथ टकराएंगी। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, भूतुल्यकारी उपग्रहों को पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर छोड़ा जाता है? तुल्यकाली उपग्रह जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे उपग्रह जिनका परिक्रमण काल जो है वो पृथ्वी के बराबर होता है, यानी पृथ्वी 24 घंटे में अपने एक्स पे एक चक्कर लगाती है, तो ये भी अपनी एक एक्स पृथ्वी के साथ साथ चलते हैं और अपना एक चक्कर कितनी देर में पूरा करते हैं? 24 घंटे में। और अपने को पृथ्वी से इनको देखने पे ऐसे लगता है कि ये स्थिर हैं, तो इनको भू स्थिर उपग्रह भी कहते हैं। इनको ऊंचाई पे, जिस ऊंचाई पे छोड़ा जाता है पृथ्वी सतह से, वो होती है 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी की केंद्र से बात करें तो 36,000 में पृथ्वी की त्रिज्या और जोड़ दी जाती है, कितनी है? 6400। तो ये हो जाता है 42,400 किलोमीटर पृथ्वी के केंद्र से छोड़ा जाता है। और पृथ्वी की सतह से अगर बात करें तो कौन सा ऑप्शन आएगा? 36,000 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। अपना अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान, जैसी अपनी पृथ्वी ऐसी होती है दीर्घवृत्ताकार, ये अपनी होती है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, और ये अपना होते हैं ध्रुव। तो यहां से अपन आ रहे हैं इधर से इधर, यानी बड़ी त्रिज्या से अपन छोटी त्रिज्या की ओर आ रहे हैं, तो अपना जो जी का मान है वो क्या होगा? बढ़ता है। और ध्रुव पे अधिकतम मान होता है और विषुवत रेखा पे सबसे कम मान होता है। तो जैसे जैसे अपन विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर आएंगे तो अपना जी का मान क्या है? बढ़ता है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बढ़ता है, घटता भी नहीं है, अपरिवर्तित नहीं रहता, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा, बढ़ता है। अगर अपन ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो मान घटता है। तो अपन कहां जा रहे हैं? विषुवत से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में बढ़ने के साथ जी का मान, पृथ्वी की सतह के ऊपर जी का मान अधिकतम होता है, उससे ऊपर जाने पे और उससे नीचे जाने पे, दोनों स्थिति में ही जी का मान घटता है। अधिकतम मान कहां पे होता है? पृथ्वी की सतह पे। और वैसे बात करें तो पृथ्वी के ध्रुव पे अधिकतम होता है, सतह के ऊपर बात करें तो विषुवत रेखा पे सबसे कम होता है। लेकिन जैसे जैसे अपन पृथ्वी की सतह पे एक ही बिंदु पे बात करें, ऊपर और नीचे, गहराई में और ऊंचाई में जाने पे दोनों तरफ घटता है, लेकिन सतह पे अधिकतम होता है। तो गहराई के साथ जी का मान क्या आएगा? ऑप्शन दूसरा ऑप्शन आएगा, घटता है। अगला अपना क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से ऊंचाई की ओर जाने पर जी का मान, अगर पृथ्वी की सतह से अपन दूर जा रहे हैं, अभी बात की है इसकी, तो भी मान क्या होगा? जी का मान घटता है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन आएगा। गुरुत्वीय बल का ऐसा ही मात्रक है, गुरुत्वीय बल का ऐसा ही मात्रक वही होगा जो कि क्या होता है?
बल का मात्रक होता है, अब बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो ऑप्शन आ जाएगा न्यूटन। और सीजीएस की अगर बात करें तो आ जाएगा डाइन। तो यहाँ पे अपने पास कौन सा मात्रक लेना है, एसआई मात्रक लेना है, या एमकेएस में क्या लेते हैं अपन, न्यूटन लेते हैं। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, भू स्थिर उपग्रह का बात करें तो जितना पृथ्वी का आवर्तकाल होता है एक चक्कर लगाने में, अपने अक्ष पे जितना एक चक्कर लगाने में टाइम लेता है उतना ही भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। तो पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में लगाती है अपने अक्ष पे, एक दिन और रात की समय कितना होता है, 24 घंटे। तो इसके लिए भी ऑप्शन क्या आएगा, 24 घंटे, जिससे कि अपने को ग्रह अपनी पृथ्वी से एक नियत स्थान पे दिखाई देता है, वो पृथ्वी के साथ साथ ही चलता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, भू स्थिर उपग्रह। पृथ्वी से देखने पे अपने को ये स्थिर दिखाई देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भार का मात्रक है, भार का मात्रक कौन सा है, डाइन है, जूल सेकंड और डाइन प्रति सेकंड। तो जूल भी नहीं है, जूल सेकंड भी नहीं है, डाइन प्रति सेकंड भी नहीं है, कौन सा है, डाइन है। और डाइन का क्या, किसका मात्रक है, बल का मात्रक, और किसमें है, सीजीएस में। अपने पास पद्धति होती है ना मात्रक की पद्धति, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, एसआई, तो इसमें कौन सा है, सीजीएस मात्रक है, डाइन। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार m है, भार दे रखा है अपने को m है, तो चंद्रमा पर इस वस्तु का भार क्या होगा। चंद्रमा के ऊपर ले जाएं अगर किसी वस्तु को, तो जो अपना भार होता है उसका 1/6 गुना हो जाता है। याद रख लेना, भार होता है, भार कितना हो जाता है, 1/6 गुना, तो m/6 आ जाएगा ऑप्शन, आंसर आएगा सी। अगर बात करें द्रव्यमान की, अगर मान लो किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और चंद्रमा पे ले गए तो द्रव्यमान कितना रहेगा, द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, m ही रहेगा। इन दोनों में कंफ्यूज अपने को नहीं होना, द्रव्यमान कहीं भी ले जाओ परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन भार जैसे जैसे अपन स्थिति बदलते हैं परिवर्तित होता रहता है। और चंद्रमा पर जो भार होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। अगर यहाँ पे कोई वस्तु का भार अगर 60 न्यूटन है, तो अगर चंद्रमा पे ले गए तो उसका भार हो जाएगा 10 न्यूटन, 1/6 गुना हो जाता है। अपना अगला जो क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल और F और दो वस्तुओं के बीच दूरी r में निम्न संबंध है, क्या संबंध होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का अगर बात करें तो होता है F समानुपाती, एक तो m1 m2 होता है सार्वत्रिक नियम के अनुसार, दूसरा होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन आएगा, दूरी वाला ही पूछा है, तो F समानुपाती 1/r², कौन सा ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन आएगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी बल का मान कम होता जाएगा। अपना जो गुरुत्वाकर्षण बल आता है सार्वत्रिक नियम से, उसका सूत्र क्या आता है, G m1 m2/r²। m1 और m2 क्या है, दोनों जो वस्तु हैं उनके द्रव्यमान है, और r क्या है, उनके बीच की दूरी, और g आता है यहाँ पे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक आता है। तो यहाँ से अपन देख भी सकते हैं F और r में क्या संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती है, F समानुपाती 1/r²। तो पहला ऑप्शन यहाँ से आंसर आएगा। किसी वस्तु को न्यूनतम कितना वेग से छोड़ने पर वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी। अगर कोई वस्तु है उसको कितना न्यूनतम वेग दें कि वह पृथ्वी पे वापस नहीं आएगी, पृथ्वी की गुरुत्वीय जो क्षेत्र है उसको पार करके चली जाएगी, तो उसका ऑप्शन होता है, आंसर होता है 11.2 किलोमीटर पृथ्वी प्रति सेकंड। यानी पृथ्वी की सतह के ऊपर जो पलायन वेग होता है उसका मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर बात करें वेग की तो 100 किलोमीटर वाली भी नहीं आएगी, 21 वाली भी नहीं आएगी, लेकिन अगर न्यूनतम की ही बात करें तो अपना ऑप्शन जो आएगा वो आएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे अपन ऊंचाई पे ले जाके छोड़ेंगे ना, अगर पृथ्वी की सतह से तो 11.2 चाहिए, जैसे और ऊंचाई पे ले जाएंगे तो अपने को कम वेग की आवश्यकता होगी, जिससे वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को, क्षेत्र को पार कर जाएगी। तो पृथ्वी की सतह पे कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अपना अगला जो क्वेश्चन है वह केपलर के नियम पर है। केपलर के नियमानुसार ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हुए समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करते हैं, असमान क्षेत्रफल तय करते हैं, सूर्य के ज्यादा निकट कम क्षेत्रफल तय करते हैं, सूर्य से अधिक दूरी स्थिति में अधिक क्षेत्रफल तय करते हैं। तो केपलर का जो दूसरा नियम है वो बताता है, केपलर के अपने पास 3 नियम है। पहला नियम है क्या है, केपलर ने बताया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और सूर्य उसकी एक नाभि पे स्थित होता है। दूसरा जो नियम है वह है क्षेत्रफल का नियम। उसने बताया था कि जो भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन आएगा, यानी समान क्षेत्रीय चाल से चलता है, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है।
और इसका जो मान आता है वह आता है dA बटे dt बराबर L बटे 2m। L क्या है? कोणीय संवेग। अपने को ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है, हो सकता है अपने एग्जाम में पूछ लिया जाए। और तीसरा जो नियम होता है वो आता है आवर्तकाल का नियम, ये आता है टी स्क्वायर समानुपाती आर की क्यूब। ये वाले अपने को भी ध्यान में रखना है। अपना अगला जो क्वेश्चन उसको देखते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर किस तरह की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं? तो अपने को पता है पहला नियम केपलर ने क्या बताया था, कौन सी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो कौन सा नियम है? केपलर का प्रथम नियम। तो उत्तर आएगा, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को दर्शाता है? तो अपन ने पढ़ा था F समानुपाती, एक तो होता है m1 m2 और दूसरा F समानुपाती 1/r²। अगर इन दोनों को मिला के लिख दें तो क्या लिख सकते हैं? F समानुपाती m1 m2 है और बट्टे में r², ये वाला ऑप्शन आएगा। ये ऑप्शन कौन से में? F समानुपाती m1 m2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे r आ रहा है तो ये नहीं होगा। r ऊपर आ रहा है, ये भी नहीं होगा। m1 m2 बट्टे r², ये वाला होगा। और इसमें r क्यूब आ रहा है तो ये नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी आएगा। केपलर के ग्रहों के गति से संबंधित आवर्तकाल के नियम अनुसार, तो केपलर का जो तीसरा नियम है उसके अनुसार क्या होता है, उसका क्या सूत्र आता है? टी स्क्वायर समानुपाती आर की क्यूब। टी होता है आवर्तकाल और आर है मुख्य अक्ष का औसत त्रिज्या, जो उसकी कक्षा होती है उसकी औसत त्रिज्या होती है। तो उसने बताया था कि आवर्तकाल का वर्ग औसत त्रिज्या के क्यूब के या घन के समानुपाती होता है। इस प्रकार अपन इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज अपने पढ़े हैं। और अपन इसका अगर वीडियो देखें तो चैनल के ऊपर इसका वीडियो भी डाल रखा है, गुरुत्वाकर्षण बल का और केपलर के नियम का, उसको भी अपन देख सकते हैं। और इस प्रकार अपन इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो उपयोगी लगा या नहीं लगा और कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।